हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मेंडल के नियमों के बारे में। जो मेंडल के नियम थे मटर के पौधों पर आधारित, और उन्होंने 3 नियम दिए थे। प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, और जो था तीसरा नियम था अपव्यूहन का नियम था। जो मेंडल ने 3 नियम दिए, और तीनों नियमों में डिफरेंस डिफरेंस टाइप के जो है उनकी पीढ़ियाँ बनाई, और 7 पीढ़ियाँ बनाने के बाद में उन्होंने ये तय कर दिया कि हाँ, ये एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में लक्षण जाते हैं। तो वीडियो छोटी सी होगी, लेकिन जानकारी मेरी तरफ से बड़ी दी जाएगी। शायद आपको छोटी जानकारी लगे, तो आप लोग इसे प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा, थोड़ा सा देख लीजिएगा। जो नियम है, तो 2 नियम हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नंबर था, जो था प्रभाविता का नियम। जो प्रभाविता का नियम पहले दिया था, उसी नियम को हम डिस्कस करेंगे। अगर हम देखें कि प्रभाविता का नियम, तो आप उसके शब्द से ही थोड़ा पहचान रहे होंगे। यानी प्रभाविता का नियम यानी प्रभाव कुछ बदले, तो इसीलिए उस नियम को रखा गया प्रभाविता का नियम। ठीक है, तो हम उसमें प्रभाविता का नियम में क्या था। प्रभाविता का नियम यहाँ पर लिख देते हैं। नंबर 1, प्रभाविता का नियम। इसमें क्या क्या मेंडल ने 2 लंबे पौधे लिए मटर के, और 2 बौने लिए पौधे। वो भी शुद्ध लंबे थे, शुद्ध बौने थे। तो उसमें क्या था, शुद्ध लंबे को कैसे दर्शाया, कैपिटल टी से। और जो शुद्ध लंबे थे उन्हें दर्शाया स्मॉल टी से। साइड में करते हैं यहाँ पर। ये क्या है, लंबे लंबे पौधे, और ये जो स्मॉल टी से दिखे वो बौने पौधे थे। शुद्ध लंबे, शुद्ध बौने, शुद्ध बौने थे। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात आती है कि जब इन्होंने मटर के पौधे लिया, तो ऐसा क्यों, इन्होंने मटर का पौधा क्यों लिया। ये चाहते तो दूसरे किसी चीज़ का ले सकते थे मटर का पौधा। इन्होंने ये मटर का पौधा क्यों लिया भाई, मटर का ही पौधा क्यों लिया। किसी दूसरे पौधे का ले सकते थे, बीज या पौधा। ठीक है, किसी दूसरे जाति का। तो उसमें क्या था, अगर अमरूद, मान लो अमरूद आम का लेते, तो उसमें एक पीढ़ी जब दूसरी पीढ़ी जब तक बनती, तो तब तक शायद मेंडल टपक जाते। क्योंकि मेंडल का जन्म हुआ था कब, 1822 में। 1822 में, और मर गए थे, इनकी मृत्यु कब हो गई थी, 1884 में। तो यानी 62 साल लीजिए। इनका जीवन काल कितना था, 62 साल। 62 साल में अगर ये करते ये सब, तो तब तक एक पीढ़ी बनाते, दूसरी पीढ़ी बनाते, जब तक 7 पीढ़ी बनाते, तब तक तो मेंडल चले जाते, उनकी मृत्यु हो जाती। तो ये क्या था, 1 वर्षीय था, और इसमें स्वपरागण और परपरागण भी कराया जा सकता था। ये एक ऐसा पौधा है जिसमें स्वपरागण और परपरागण भी हो जाएगा आसानी से। तो उन्होंने क्या किया, परपरागण करवाया, और फिर क्या किया, उन्होंने देखा जब इसका इसका संकरण, संकरण का मतलब जानते हैं, हाइब्रिड। हम देखते हैं ना, किसी मार्केट वगैरह में कुछ भी खरीदने जाते हैं, तो वहाँ पर कहते हैं कि ये चीज़ हाइब्रिड है। हाइब्रिड का मतलब यानी देसी और जो है 2 पीढ़ियों को मिला करके जो एक पीढ़ी बनी, उसे कहते हैं हाइब्रिड। मान लो कोई कोई सब्जी हरियाणा में चल रही है, वही मतलब समझ ले कद्दू हरियाणा में चल रहा है, और वही कद्दू यूपी में चल रहा है। ठीक है, अब उस कद्दू में क्या डिफरेंस हुआ, उस कद्दू में डिफरेंस ये हुआ क्योंकि वहाँ की जलवायु और है और यहाँ की जलवायु और है। ठीक, अब जो हाइब्रिड बनाया जाता है, तो दोनों जगह के बीज लेकर के पौधा लगाया जाता है। अब पौधा लगाने के बाद में जब उसमें पुष्प खिलते हैं, जब उनमें संकरण की क्रिया होनी होती है, जब परागकण एक दूसरे से निषेचित होते हैं, तब उसमें क्या किया जाता है, एक कृत्रिम यानी उनके परागकण उठा करके
और दूसरे के फूल में रख दिया जाता है दूसरे के उसमें, तो दोनों के एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं और जो पौधा होता है वो क्या बनता है, संकरित यानी हाइब्रिड पौधा बनता है और उसमें जो फल लगते हैं वो काफ़ी बड़े लगते हैं। ठीक, तो उन्होंने इसमें क्या किया, जब ये दोनों संकरित हुए तो एक पौधा इस तरीके से बना, फिर वहीं पर ये पौधा इस तरीके से बना और ये पौधा इस तरीके से और ये पौधा इस तरीके से। आप इस स्ट्रक्चर से क्या समझे, इस स्ट्रक्चर से ये आप ज़रूर समझ गए होंगे कि ये हमारा लंबा पौधा है और ये हमारा बौना पौधा है। अगर इन दोनों का मटेरियल चेंज कर दिया जाए, यानी इसके परागकण इसमें और इसके परागकण इसमें डाल दिए जाएं, यानी कृत्रिम परागण कराया जाए, तब क्या होगा, कुछ न कुछ लक्षण, कुछ न कुछ जीन्स, डीएनए थोड़ा चेंज जरूर हो जाएगा, थोड़ा जरूर चेंज हो जाएगा। ठीक है, तब इसमें क्या हम देखते हैं, इसमें देखते हैं कि जो ये लंबा पौधा और थोड़े लक्षण इसके, 50% इसके और 50% इसके हैं, इसके हैं, यानी ये पौधा संकरित हो गया। अब ये पौधा क्या हो गया, संकरण में हो गया, ये इस पौधे में संकरण हो गया, ये पौधा हाइब्रिड हो गया और इस जो पौधे की पीढ़ी बनाई गई वो अगली पीढ़ी में डाल दी गई, अगले नियम में डाल दी गई। वो नियम कौन सा था, वो नियम है पृथक्करण का नियम। वो नियम कौन सा है, पृथक्करण का नियम। दूसरा कौन सा नियम है, पृथक्करण का नियम, पृथक्करण का नियम, पृथक्करण का। अब पृथक्करण के नियम में क्या किया गया, जो ये पौधे हुए जो संकरित से इनसे संकरित हुआ जो पौधा बना, जो इनसे बना पौधा, उस पौधे को उठाया, उन दो पौधों को उठाया इनमें से, और उन दोनों पौधों को उठाने के बाद में उनको जब तैयार किया अगले साल, तब उसमें से क्या किया, उसमें भी कृत्रिम परागण किया। परागण करने के बाद में उनको क्या मिला, पहले हम इसका परागण कराते हैं, इसका परागण करा देंगे यहाँ और यहाँ। मेंडल की दो बातें याद रखना, कौन कौन सी, कि मेंडल की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से प्राप्त हुई थी, गिरिजाघर से। ठीक है, वहाँ से मेंडल की प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त हुई थी और वियना विश्वविद्यालय में क्या हो गया था, वियना विश्वविद्यालय से ये फेल हो गए थे। ठीक है, लेकिन इनका जो अध्ययन चलता रहा, वो अध्ययन चलता रहा, वो रुका नहीं और वो काम भी करते थे, और काम करने के बाद में वो उसमें अपना मैथमेटिक्स का और जो साइंस का दोनों फार्मूले यूज करके इस तरीके से हमारे सामने क्या बना दिया, स्ट्रक्चर बनाकर चले गए। कौन कौन चले गए, कौन चले गए भाई, ग्रेगर जॉन मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल चले गए। यहाँ पर क्या देखते हैं, जब ये पौधा इससे मिला और ये इस पौधे के संकरण कुछ हिस्से मिले तो ये एक पौधा ऐसा बना। फिर देखते हैं जब इसका निषेचन और इसका निषेचन हुआ तब क्या बना, एक ऐसा पौधा बना। फिर इसका निषेचन ऐसे हुआ तो ये बना, इसका निषेचन ये बना। यहाँ पर क्या दिखाया जाता है, यहाँ पर दिखाया जाता है ये कि जो दो पौधे हमने यहाँ से लिए थे, स्मॉल वाले, ये कैपिटल वाले और ये स्मॉल वाले, जो हमारे शुद्ध बौने पौधे थे और शुद्ध लंबे पौधे थे, वो यहाँ पर मिल जाते हैं। यानी यहाँ पर क्या मिलता है, यहाँ पर क्या मिलता है, 2:1:1। क्या है इसमें, 2:1, 1:1, 2:1:1। क्या 2 अनुपात, 2 तो एक प्रकार के हैं, ये देखो 2 एक प्रकार के हैं। 2 संकरित पौधे यहाँ पर भी हैं, यानी जब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, अगली पीढ़ी में जब कुछ लक्षण जाते हैं तो कुछ लक्षण
जाते हैं और कुछ लक्षण रह जाते हैं। सभी लक्षण पूरी तरीके से, यार ऐसे समझिए ना कि इस प्रकृति में क्या है, डीएनए फैलाने का एक कार्यक्रम चलता रहता है। यानी किसी तरीके से डीएनए फैले, प्रकृति क्या चाहता है, डीएनए फैलना चाहता है, फैलाना चाहता है प्रकृति। अब डीएनए क्या हुआ, किसी फल को चिड़िया ने खाया, चिड़िया तो फल खाने आई थी, अब चिड़िया ने फल को खाया, उसके साथ में बीज भी खाती है। अब बीज खाने के बाद में जब वो कहीं उड़ती हुई लेटरिन कहीं करती है तो क्या हुआ, उसका पौधा वहाँ पर जहाँ पर वो बीज गिरा और वहाँ पर एक पौधा तैयार हो गया। अब क्या हुआ, डीएनए फैल गया। इसी तरीके से मनुष्य में भी चलता है, डीएनए को फैलाना एक जगह से दूसरे जगह में, ठीक है। और इसी तरीके से इसमें मेंडल ने नियम में भी दर्शाया कि हाँ डीएनए चलता रहता है, डीएनए रुकता नहीं है, डीएनए एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता रहता है, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, 2:1:1 में मिले। क्यों मिले, क्योंकि इसमें दो जो पौधे थे, जो दो पौधे मिले वो संकरित पौधे मिले। एक मिला तो एक शुद्ध लंबा मिला और एक जो मिला शुद्ध बौना मिल गया। यहीं से मेंडल का ये नियम खत्म हुआ। कौन सा नियम, पृथक्करण का नियम। और ये कौन सा था, प्रभाविता का नियम। तो आई होप आप इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, ठीक है। ये कुछ कठिन नहीं है, बहुत ही सरल चीज़ है। अगर हमें लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे, हम बोल देते हैं, आप लिख लीजिएगा, हम आराम से बोलते हैं। सर्वप्रथम मेंडल ने, अगर हम इसकी बात करें प्रभाविता का नियम का, तो प्रभाविता का नियम का ऐसे हेडिंग डाल लेना और लिखना, सर्वप्रथम ग्रेगर जॉन मेंडल ने एक शुद्ध लंबे और एक शुद्ध बौने को लिया, बौने पौधे को लिया, यानी मटर के पौधे को लिया, और उन दोनों पौधों का संकरण कराया। संकरण बोलो या क्रॉस बोलो, कराया। कराने के बाद में जो अगली पीढ़ी हमारे पास मिली तो वो सभी संकरित पौधे थे, ना वो शुद्ध लंबे थे और ना वो शुद्ध बौने थे, वो अशुद्ध लंबे थे, वो शुद्ध लंबे थे, ठीक है। अप्रभावी, ये अप्रभावी हैं, इन पर कोई प्रभाव नहीं था और इन पर कोई प्रभाव भी ना था। जब ये मिले तो प्रभावी मिले, ठीक है, तब ये प्रभावी मिले, इन पर कुछ प्रभाव दिखाया गया और इसी कारण इसका प्रभाविता का नियम रख दिया गया नाम, ठीक है। अब हम अगर हम दूसरे वाली की परिभाषा लिखें तो क्या होगा, मेंडल ने प्रभाविता के नियम में जो पौधे प्राप्त किए थे उन पौधों को आपस में फिर से संकरित कराया, दो पौधों को लिया और आपस में संकरित कराया, और संकरण कराने के बाद में क्या हुआ, वहाँ पर 2:1:1 के अनुपात में मिले पौधे। कौन से थे, दो जो थे, तो वो उसी प्रकार से पौधे मिले जिस प्रकार के पौधों से उन्होंने निषेचन कराया था, उसी प्रकार के दो पौधे मिल गए और एक लंबा पौधा और एक बौना पौधा मिल गया, जो प्रथम पीढ़ी में यहाँ पर पाया था। अब बात करते हैं क्या कि ह्यूमन में कैसे होता है, ह्यूमन में लिंग निर्धारण कैसे होता है। अगर हम बात करें ह्यूमन की, तो ह्यूमन में क्या होता है, XX गुणसूत्र और XY गुणसूत्र होते हैं। जो XX गुणसूत्र होते हैं वो फीमेल के होते हैं और जो XY गुणसूत्र होते हैं वो मेल के गुणसूत्र होते हैं। कितने गुणसूत्र होते हैं, 46 गुणसूत्र होते हैं, जो 22 होते हैं, यानी 22 जोड़े 44 गुणसूत्र वो अप्रभावी होते हैं, और एक जो होता है तो प्रभावी, यानी वो आगे की सेक्स डिटर्मिनेशन में क्रिया लेता है और आगे की क्रिया में अपना योगदान करता है। वो कैसे करता है, यानी तो जो हम बात करते हैं 22 जोड़ा की, तो 22 जोड़ा तो कुछ नहीं करता है, वो तो आराम से जैसा होता है वैसा ही रहता है, लेकिन एक जोड़ा जो होता है वो कार्य करता है। तो क्या होता है इसमें, इसमें क्या होता है, ये मान लो फीमेल है और ये है मेल, ठीक है, ये मेल ये फीमेल। अब इनका संकरण हुआ तो एक सेक्स क्या मिला, वाई। अगर पुरुष का यक्स गुणसूत्र मादा के गुणसूत्र से, मादा के एक्स वाले अंड कोशिका से निषेचित होता है, तब क्या होता है, लड़की का जन्म होता है। अगर यहीं पर इसका एक्स और वाई इन दोनों का निषेचन हो जाए तब क्या होगा, लड़के का जन्म होगा। इसी तरीके से लड़की और लड़का का लिंग निर्धारण होता है।
और ये नियम सेम प्रभाविता के नियम के अनुसार दिया गया और मेंडल के नियमों के अनुसार ही दिया गया था। इतनी जानकारी यहाँ पर प्राप्त हुई। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, कि अब और यहाँ पर एक बात पकड़ में आती है। क्या पकड़ में आती है बात यहाँ पर, कि तीसरी पीढ़ी में अधिक लक्षण दिखाई पड़ते हैं। तीसरी पीढ़ी में अधिक लक्षण दिखाई पड़ते हैं। ये प्रथम पीढ़ी, ये द्वितीय पीढ़ी और ये तृतीय पीढ़ी बनी। कौन सी? ये जो पीढ़ी पूरी बनी ये तृतीय पीढ़ी बनी। अब इसमें क्या देखने को मिला, देखिए मैंने यहाँ पर जो पौधे लिए थे उसी प्रकार से यहाँ पर ये पौधा मिल गया। जो मैंने ये पौधे लिए थे ये वाले, वो यहाँ पर देखने को मिल गए। इसमें यहाँ पर ये देखने को मिला कि यहाँ तृतीय पीढ़ी ये पास पास में लिखे जाते हैं ऐसे। यहाँ पर ये लिखे कहाँ हैं, ये लिखे हैं बबुआ, ये लिखे हैं। और ये इसी तरीके से दिखा कि एक पीढ़ी के लक्षण तीसरी पीढ़ी में अधिक जाते हैं। जाते तो हैं दूसरी में, लेकिन दूसरी में इतने नहीं जाते हैं। आप गांव वगैरह में देखते होंगे कि पापा काले हैं और मम्मी भी काली हैं, लेकिन अगली पीढ़ी जो संतान उनकी है वो गोरे हैं। अब उसमें क्या होता है, हो सकता है कि जो उस बच्चे के या बच्ची के बाबा गोरे रहे हों, या फिर उस बच्ची या बच्चे के दादी गोरी रही होंगी, या दादी और दादा दोनों काले थे, हो सकता है नानी गोरी रही होंगी। अगर नानी गोरी नहीं होंगी तो नाना गोरे रहे होंगे। यानी तीसरी पीढ़ी से लक्षण आते हैं। इस तरीके से होता है ना। किसी किसी के देखते हैं कि आँखें क्या होती हैं, काली होती हैं एकदम से, और उनके पेरेंट्स की भूरी होती हैं, या पेरेंट्स की एकदम से काली होती हैं, उनके बच्ची की भूरी होती हैं आँखें। तो गलत इशारों पर जाने लगते हैं। लेकिन वहाँ पर क्या होता है, तीसरी पीढ़ी में लक्षण अधिक जाते हैं। हो सकता है उस बच्चे के यानी ग्रैंडफादर बाबा की, दादा की आँखें भूरी रही होंगी, दादा की नहीं तो दादी की भूरी रही होंगी। अगर दादी की भूरी नहीं रहेंगी, दादा की भी नहीं भूरी रही होंगी, तो क्या होगा, जो है नाना या नानी की आँखें भूरी रही होंगी। तो इसमें क्या होता है, लक्षण ये ज़्यादा परिवर्तित होते रहते हैं। आँखी की पुतली जो होती है वो बहुत ही परिवर्तित होती रहती है। तो इसमें यही होता है। फिर क्या होता है, इसमें क्या होता है, वंशागत बनी कैसे रहे भाई। मटर के पौधे में तो कोई नुकसान नहीं। अगर हम मेढक को लें उदाहरण के रूप में, तो वंशागत कैसे बनी रही, क्योंकि मेढक दो प्रकार से पाए जाते हैं। एक तो भूरे मेढक और एक पाए जाते हैं हरे प्रकार के मेढक। शुरुआत में जब सृष्टि की रचना हुई तो माना जाता है कि जो भूरे मेढक थे और जो हरे मेढक थे तो समान संख्या में थे। यानी ऐसा हम ना कहें कि प्रकृति जो है निर्माण हुआ था इन जीवों का। यानी कुछ समय हम ले सकते हैं कि हाँ, हम अगर 100 मेढक को खुले में छोड़े, उसमें से 50 भूरे हों और 50 से हरे हों, 50 हरे हों, और हम हरियाली में छोड़ दें, तब क्या किसकी वंशागत चलेगी? तो भूरे वाले की वंशागत नहीं चलेगी। क्योंकि भूरा वाला अगर कोई जानवर देखेगा भूरे वाले को तो दूर से पहचान लेगा कि हाँ वहाँ पर मेढक है, यानी चील वगैरह जो भी उसका भक्षण करें तो वो देख लेंगे कि हाँ वहाँ पर भूरा मेढक है, तो उसे मार देंगे। अब हरा वाला होगा तो बताओ, हरा वाला झाड़ियों में छुपा होगा या हरा वाला मेढक पेड़ के किसी टहनी पर बैठा होगा, पत्ते पर बैठा होगा, तो क्या उसे जान पाएगा? नहीं जान पाएगा ना, क्योंकि वो हरे कलर का था और हरे कलर में छिप रहा था, और जो भूरा था वो भूरा वाला अपने कलर में नहीं छिप रहा था। तो इसीलिए वंशागत कैसी बनी रहती है, जेनरेशन कैसे बना रहता है, क्योंकि उसके जो है उसमें परिवर्तित होता रहे और जो है उसके लक्षण बदलते रहें। इसी तरीके से जो है वंशागत बनी रहती है। चाहे कोई भी जीव हो या भी कोई प्राणी हो, कुछ भी हो, तो उसमें वंशागत इसी तरीके से बनती रहती है अगर उसमें कुछ चेंजेस होते रहते हैं। ठीक है, फिलहाल में ये वीडियो यहीं पर एंड होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।